हेलो बच्चों। तो ये एक चैनल है नीट इज़ी टू क्रैक। इसको बनाया गया है आपके लिए। ये क्यों बनाया गया है, इसकी क्या कहानी है इसको बनाने के पीछे, और आपको क्यों इस चैनल से जुड़ना चाहिए। देखो, एक चैनल बनाया गया है ताकि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो नीट को समझ पाएँ। नीट को सिलेबस को ना सिर्फ नीट के सिलेबस को पढ़ें बल्कि वो नीट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझें। तो इसका मेन पर्पज़ है कि आपको अंडरस्टैंड कराना एग्ज़ाम पैटर्न को, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ नीट, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ नीट कि नीट का क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब बोलोगे नीट के एग्ज़ाम के पैटर्न में और हमारे सिलेबस में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क होगा तो बता दीजिए। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि सिलेबस डिफाइंड है और काफ़ी लेंदी भी है, ये भी हम सबको पता ही है। तो अगर मैं उस सिलेबस से थोड़ा सा कुछ सही करना चाहूँ, कि मैं उसको सही करना चाहता हूँ, इतना लेंदी सिलेबस है, मैं कैसे चीज़ों को, कंटेंट को, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ उस कंटेंट को मैं कैसे याद रखूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो आप याद रखते हैं आप वही एग्ज़ाम में सही कर पाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ जो आपको पढ़ाएगा नीट के बारे में, लेकिन साथ साथ उसने नीट को 2 बारी क्रैक भी किया है। ठीक है ना? नीट को क्रैक किया हुआ है। कितने टाइम्स? 2 बार। कब कब? 2024 में और 2025 में। तो मैं इसलिए आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ 2 बार नीट एग्ज़ाम, तो आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे इसेंशियल पोर्शन है। आज मैं देखता हूँ यूट्यूब को, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन फोकस्ड स्टडी शायद कहीं मिल नहीं पा रही है बच्चों को, जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एग्ज़ाम के फिनोमेना को जानो, ना कि सिलेबस के। एग्ज़ाम कैसे पेपर देता है आपको, और आप कैसे उस आंसर्स को क्लिक करते हो, टिक करते हो जब आप यहाँ से जाते हो। तो इसी बारे में पूरी बात है कि हम सिलेबस के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देख, तो इस चैनल को बनाना, जो बना है उसको मैंने ही बनाया है। मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपसे डेली कुछ ना कुछ शेयर करूं और आप उसको फॉलो करें। अगर आपने मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लिया और मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं आपने उस नोट्स को प्रिपेयर कर लिया, तो आप देखेंगे 90% आपका जो पेपर है वो हमारे इस डिस्कशन से आएगा। ये जो हम डिस्कस करेंगे बैठ के यूनिट वाइज, ठीक है ना। ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपका एंगेजमेंट, कि आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करें जो आपने पढ़ा है पहले, आपकी जो नॉलेज है, आप जो टेस्ट देते हो, और साथ साथ आप उसकी नोट्स प्रिपेयर करो। तो वो ऐसे नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी आपके 2 महीने, ये 2 महीने का टोटल शेड्यूल्स कोर्स है। आपको जैन एंड प्लस फेब में ये पूरा कोर्स पर डे मिलता जाएगा आपको। बस तो हम पूरी फिज़िक्स को बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स नहीं है, आप ये मत सोचो ये क्रैश कोर्स है, नहीं। ये एक ऐसे टीचर का बनाया हुआ कोर्स है जिसने एग्ज़ाम को बेटा 2 बार क्रैक किया हुआ है, कोई,
ठीक है, मैंने क्रैक किया, बहुत लोगों ने क्रैक किया हुआ। लेकिन मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ जिससे नीट क्रैक करना आसान हुआ है, मैं वो चाहता हूँ कि मैं तुमसे डिस्कस करूँ। इसमें कोई फालतू की बात नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। तो ये जो पूरा चैनल क्रिएट हुआ है, इसका बेस यही है कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो किसी भी चैप्टर को स्कैन कर पाए और साफ साफ देख पाए, विजुलाइज कर पाए कि हाँ, इस एसी के अल्टरनेटिंग करंट में कहाँ से सवाल आते हैं और कितने सवाल आए हैं, कब कब आए हैं। मैं आपको तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और फिर हम उसके एग्ज़ाम्स के PYQ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के, उसमें कौन कौन होगा, उसमें आपका नीट होगा और उसमें नीट के हिसाब से जो मेंस के सवाल हैं, मतलब मेंस के सारे तो नहीं करने कि सारे करके आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं, जो नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डील करेंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली इसकी अपडेट्स को लेते रहें, ताकि आप एक फोकस्ड स्टडी फिज़िक्स के लिए कर पाए। दूसरी बात ये है कि जब हम ये एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड कंप्लीट करेंगे पूरा कोर्स, तो आप जब भी कोई टेस्ट दोगे, आप कोई भी पेपर बनाओगे, तो आप देखोगे वो पेपर आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आपको ऐसा नहीं पड़ेगा कि वो टफ़ है, क्योंकि हम ये सब जो कुछ आएगा पेपर में वो सब हमारे डिस्कशन से हो चुका होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको हर एक चीज़ डिस्कस करके बताऊंगा कि देखो कि कैसे सवाल आते हैं, टॉपिक में आपको क्या क्या याद कर लेना है, कौन से फार्मूले आपको मस्ट है याद करने हैं, और फिर कैसे इसको अप्लाई करना है आपको। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि ये वीडियो हम और ये चैनल क्यों बना रहे हैं। दूसरी बात, इसमें मैं आपको कंप्लीट फिज़िक्स पढ़ाऊँगा 2 मंथ में। आपको हर एक चीज़ जो कुछ आने वाली है, जो कुछ आ चुकी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या आ सकता है। जैसे अगर आपने सपोज करिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, आपने डाइपोल पढ़ लिया है, तो डाइपोल के कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिससे सवाल आते हैं। जैसे आप जाके PYQs खोले तो वर्क से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपसे वर्क को टॉर्क के साथ रिलेट करके क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, यही टॉपिक है, आपको फिर मैग्नेटिज्म में मिल जाएगी। आपको कई बार डाइपोल मोमेंट निकालने का सवाल बहुत पुराने पूछे गए, नए सवाल नहीं बने, तो ये 2-3 टॉपिक हो गए। अब जैसे आप कोई और टॉपिक ले लो, लाइक गॉस आप ले लो, गॉस थ्योरम। तो गॉस का एप्लीकेशन तो है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए, बट गॉस डायरेक्टली बहुत रेयर है कि वो क्वेश्चन आता हो। तो फोकस हमारी स्टडी यही है कि भाई पिछले 15 सालों में कैसे सवाल आए हैं, कहाँ कहाँ से हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बेटा कितने बच्चे सिर्फ इसीलिए सिलेक्ट हो गए क्योंकि उनको पता था कि क्वेश्चन कैसे ड्राइव्ड होता है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता आज का प्रिपरेशन करते हुए कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उसको भी पढ़ रहा है। एग्जांपल देता हूँ, आप सोचिए, आप जब ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो एज अ टीचर मिरर स्टार्ट करते हैं और आपका वन शॉट जब स्टार्ट होता है तो उसमें भी मिरर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जाके देखिए मिरर से, प्लेन मिरर से कब क्वेश्चन आए। तो जितनी प्रिपरेशन हो रही है, ये प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। दिक्कत ये है हमारी कि अगर बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा तो फिर कोर्स बहुत लार्ज है, फिर आपको एक एक चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, आप एक पॉइंट भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी बात नहीं कर रहा, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कहाँ से सवाल आते हैं। और आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन वो चीज़ें जो सॉलिड ब्लॉक बनाती हैं हमारी, सॉलिड ब्लॉक का मतलब है जिससे सवाल ज़रूरी है कि आएगा ही आएगा, क्या वो ब्लॉक्स आपके सॉलिड है कि नहीं। जैसे क्या आपको लगता है कि जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो देखो वो बेसिक्स है। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप सोचिए आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बार बार सवाल रिवाइज्ड होता है। बिल्कुल सही बात। फिर क्या इम्पोर्टेंट है? फिर हाइड्रोलिसिस इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सवाल आते हैं। फिर क्या इम्पोर्टेंट है? फिर आप मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप जब सवाल करोगे आप देखोगे बफर से कई बार सवाल आ जाते हैं, बफर इम्पोर्टेंट है। बेटा इतने ही टॉपिक्स तो हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुछ और स्प्लिट पीएच निकालने की कैलकुलेशंस है, पीएच कैलकुलेशंस। तो अब को जब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कभी केमिस्ट्री, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस देखता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, अभी मैं आपको सिर्फ फिजिक्स के लिए डिस्कस करूँगा, तो मैं आपको पिन आउट पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा कि हाँ देखो ये टॉपिक से कब कब कैसे सवाल आए और हमें इस टॉपिक में कितना याद करना है और हमारी नोट्स में वो आना चाहिए। वो आ गया आपका काम हो जाएगा, इसका वादा है आपसे। ऐसे ही नहीं बोल रहा, बहुत रिसर्च करके आया हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट कम समय में दे पाऊँ और आप बहुत ईज़िली फिजिक्स को डील कर पाएँ। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ लेट्स से अल्टरनेटिंग करंट, ओके, एसी। आप सब फिजिक्स में पढ़ते हो, कुछ बच्चों के लिए एसी इजी लगता होगा, कुछ को टफ लगता होगा, बट है ये चैप्टर बहुत आसान। क्यों आसान है? क्योंकि इसके 99% क्वेश्चन सिर्फ किससे है, आप देखो इसके सिर्फ सीरीज एलसीआर से सवाल है। उसके बाद क्या है? क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर में क्या पढ़ लेते हैं आप? कई बार उन्होंने रिसेंटली आपसे बैंडविड्थ पूछ लिया है, ठीक है, आपसे बैंडविड्थ पूछ लिया है। फिर कई बार हमें बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, वो मैं आपको देता चलूँगा, आरएमएस निकालना, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकालना और एवरेज निकालना। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं सीखेंगे, जो ज़रूरत होगी वो सारा कुछ हम सीखेंगे ताकि हम उसको अप्लाई तो कर पाएँ ना। कि हमें मान लो आरएमएस से भी क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्टली टेस्ट में, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएमएस, तो मैं आपको ड्राइव करके सिखाऊंगा कि देखो ऐसे आरएमएस निकालते हैं, ऐसे एवरेज निकालते हैं। तो ये है। अब आज जाके देखो सीरीज एलसीआर, उसमें आपको रेजोनेंस सर्किट मिल जाएगा, वहाँ से बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। तो अगर कोई बच्चा जो उसको पहले से सिलेबस आता है लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है इस बेसिस पर कि सर इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या सब चैप्टर का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी से पूछोगे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी है ना, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न कुछ भी नहीं है, वो बहुत फिक्स्ड चीज़ों से उठ के सवाल आते हैं। आपको पता ही है पिछले 10 साल के PYQs कोई भी कर ले, एक बार नहीं कई बार 15-20 बार रिवाइज़ कर ले, तो 85% क्वेश्चंस ड्राइव्ड रहेंगे, गारंटी है इसकी, वहाँ से रहेंगे। लेकिन ये बच्चा करना नहीं चाहता, वो 1000 तरह के गाइड कर लेगा, वो 1000 तरह के सवाल कर लेगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन वो नहीं करेगा, सिर्फ इस बात पर कि प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी है। अब इस साल अगर 5 सवाल टफ आया है तो साल भर आपने वो 5 सवाल की तैयारी की, आपने वो 40 सवाल, फिर आप भूल गए कि आपको 40 सवाल फोकस करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 5 से नहीं होगा। बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है, आपका सवाल सिलेक्शन 5 से नहीं होगा, उन 40 से होगा, जो वो 40 जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। आप सोचो इतना टफ पेपर है, ओके। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे, V बराबर E/B, एक ही सवाल था, बस एक में डायरेक्शन के साथ था, एक में विदाउट डायरेक्शन था। आप इसी पेपर में देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल है, आप इसी पेपर में देखो आपको कितने सवाल मिलेंगे, रिपीट PYQ सवाल मिलेंगे, मेंस के रिपीटेड सवाल मिलेंगे। तो आप अगर अपना जहन खोल के स्टडी करो फिज़िक्स को, तो पेपर हर बार बोल रहा है कि नहीं तुम गलती कर रहे हो, ये जान के कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या आता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कुछ तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सब बहुत ज़रूरी है, और एज अ स्टूडेंट तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या, सुनते बहुत लोग होंगे, आप जो फॉलो कर लेंगे उसी पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखो पहली तैयारी होती है सिलेक्शन की, आप पढ़ते जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके नंबर 400 आते हैं, तो आप सिलेक्शन तो नहीं पा रहे हो अभी। तो पहला काम क्या है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ें जिससे हमारा एक नंबर तो मेंटेन रहे। वो नंबर क्या है? अगर पिछले साल 650 कट ऑफ थे तो इजी पेपर होते थे,
बेसिक बेसिक सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते थे, टफ कुछ नहीं था उसमें। बायोलॉजी बिल्कुल रटी हुई लाइन वाइज आती थी। लाइन वाइज का मतलब ये नहीं कि हर लाइन आती है, लाइन वाइज का मतलब लाइन पर ही सवाल था, इंपॉर्टेंट लाइन से सवाल था। तो अब बच्चे को याद था तो वो सारे सवाल करते चला गया, कट ऑफ हाई हो गई। पेपर अच्छा हो गया, कट ऑफ गिर गई ना, 520। मैं यूपी स्टेट का रहने वाला हूँ, 520 हुई, 518 हुई। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा पहले तो तुम वो कट ऑफ के क्राइटेरिया को पार तो करो ना, ताकि तुम्हारा बेटा सिलेक्शन तो हो जाए। कि बस पहले रैंक ही बना दोगे कि नहीं पूरा पढ़ लूँगा उससे मेरी रैंक बनी, पहले सिलेक्शन को पूरा करो। पहली ज़रूरत होती है कि कोई बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो ये करे कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद वो रैंक प्रिपेयर करेगा ना। और मैं वादा करता हूँ इसी से तुम्हारी रैंक बनेगी, इसी से मैं भी रैंक बनाऊंगा, इसी से तुम भी रैंक बनाओगे, इसी से जो पढ़ेगा वो भी रैंक बनाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ एक टीचर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे टीचर और एस्पिरेंट की है जो खुद नीट एग्ज़ाम आपको 26 में मैं देख के दिखाऊंगा। मैं आपको अभी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा अपने रिज़ल्ट को, ताकि आपको पता चल जाए कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो मैं खुद इस साल अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं खुद इसी कंटेंट को पढ़ के मैं रैंक क्रिएट कर दूँगा, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब मजाक नहीं चल रहा है। तो अब मैंने बोला एसी में आप ये पढ़ते हो, आप सोचो मॉडर्न आप पढ़ते हो, आप मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो ना, आप मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो। आप जाके पीवाईक्यू देखो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ज़्यादातर सवाल तो आपके किस पे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो एनर्जी ऑफ फोटोन -5 पर बेस्ड होते हैं। 90% क्वेश्चन तो इस पर है। फिर कुछ क्वेश्चन है फोर्स ऑन, किस पर है, फोर्स ऑन द वॉल, कि जो दीवार पर जब फोटॉन्स टकराते हैं तो टक्कर करके जो फोटॉन्स या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो सर वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, आपको याद होगा 2p/c और रिफ्लेक्शन में, और p/c इंटेंसिटी से 2ia/c है, ia/c। तो ये बेटा चीज़ें हैं। फिर आपको 2 ग्राफ सिखा दिया जाएगा कि इंटेंसिटी का ये ग्राफ है, इसका ये है, जाके सारे सवाल कर लो बेटा जी, सारे हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बांध देंगे इसको। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम की सारी क्राइटेरियाज, हम एग्ज़ाम की जो कंडीशंस हैं उस एग्ज़ाम की कंडीशन को हम पूरा कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, समय कम लगेगा और आप बहुत आसानी से इस कंटेंट को कंप्लीट कर लोगे। आप कहोगे क्या ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है? नहीं, ये एक रिज़ल्ट है किसी एक्सपेरिमेंट का। कि पिछले साल मैंने 10-12 बच्चों को इस तरह से, इस ट्रिक से सिखाया था कि उनको कैसे कंटेंट को रिड्यूस करना है ताकि उनको डेटा और चीज़ें याद रहे। तो उसमें से 8 बच्चों ने सिलेक्शन इस साल पाया। मैं 8 की आपको रिज़ल्ट दे दूंगा, आपको मैं 8 से बाद डिस्कस भी करवा दूंगा। वो मेरे चैनल पे आ जाएंगे डिस्कस करने के लिए कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। 8 MBBS स्टूडेंट इसी साल सेलेक्ट होके गए। लेकिन क्योंकि ये बातें हर बच्चे को नहीं पता है, मुझसे बहुत बच्चे मिलने आते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बेटा वो पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि जब मैं कूलाम्स को पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ? अगर तुम वेक्टर एडिशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि 4 चार्जेस है, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कब आया नीट में मुझे दिखा दो कब आया हुआ है। आया हुआ है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, अगर नहीं आया है सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम टेस्ट नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट नहीं होता, टेस्ट एक उसकी परछाई होता है। और अच्छे टेस्ट का ये क्राइटेरिया होता है कि वो कितना एग्ज़ाम के करीब है। तो आप कैसे बोलते हो ये पेपर अच्छा है? क्योंकि जो पेपर एग्ज़ाम के करीब होगा, जैसे अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक में इंपॉर्टेंट है, वहाँ से टेस्ट में सवाल मिला तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसा सवाल आ गया जो कभी हमने पढ़ा भी नहीं, हमारे कोर्स में भी नहीं है, और वो भी टेस्ट में आ रहा है, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं कहलाएगा सिर्फ इस बेसिस पे कि वो सवाल मैं नहीं कर पाया। सवाल ना करना, अब कोई नीट के प्रिपेयर्ड बच्चे को एडवांस का क्वेश्चन दे दे तो बच्चा नहीं कर सकता। तो हमारी एक लिमिट है, आपको ये समझना होगा। हर कॉन्सेप्ट की एक लिमिट होती है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते अपने एग्ज़ाम को लेकर के। अगर आप उस, जैसे जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो एडवांस के कंटेंट को कभी नहीं पढ़ेगा, और जो एडवांस के कंटेंट को पढ़ रहा है वो नीट के कंटेंट को कभी रिवाइज नहीं करेगा। कैसे? अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आप सोचो, मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मुझे मिलता है 180 क्वेश्चंस, ओके, इन 180 मिनट्स। तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल गया। आपको क्या लगता है
आपको कोई बहुत बड़ा सवाल पूछा जाएगा कॉन्सेप्चुअली, क्या आप बैठ के वहाँ थिंकिंग करें हाई IQ के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे बोलेगा कि दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के कितना फोर्स होता है, CV²/2D, ये सवाल पूछा गया। आप समझ रहे हैं? आपसे पूछा गया कितनी टोटल ऊर्जा स्टोर्ड होती है, σ²/2ε0 AD, या हाफ ε0E²AD। ऐसे सवाल अभी रिसेंटली ये सवाल पूछा गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से नहीं समझ रहे हो कंटेंट को तो तुम बहुत गलती कर रहे हो, और तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम पढ़ते ज़्यादा हो लेकिन तुम्हारा एग्ज़ाम में सवाल में नंबर कम आते हैं। मैंने बहुत फिजिक्स पढ़ी लेकिन नंबर मेरे कम है। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने इम्पोर्टेंट को उस कंटेंट के साथ इक्वेट कर दिया जो इम्पोर्टेंस नहीं रखते। ये रियलिटी है, और जो मैंने फील किया अपनी पढ़ाने की जर्नी में। 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने 2 साल रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था, दोनों साल क्रैक किया। तो मुझे जो इतने बच्चों को सिलेक्ट कराया इन 7 सालों में, मुझे जो कुछ पता चला, मुझे यही पता चला कि बच्चे पढ़ता बहुत है लेकिन उसको कंटेंट को उसको मालूम नहीं है वो कंटेंट क्या है। टीचर कभी आपको बता नहीं रहे, तो आपको समझना पड़ेगा। तो जितना मैंने अभी आपको बोला, आप हो सकता है आपको लगेगी कि ये क्या नई बात आ गई है, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच है, वही डिस्कस हो रहा है। आप जाके देखो ना, मैंने जितना कुछ बोला है, आप ऑप्टिक्स की बात करते हो, मैंने कहा था मिरर पढ़ते हैं हम सबसे पहले। आप ऑप्टिक्स में जाइए, कभी ध्यान से देखा आपने ऑप्टिक्स को कि बस पढ़ लिया ऑप्टिक्स को? हाँ, क्योंकि हमारे टीचर ने हमको बोला था कि ये मिरर होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया। मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन माफ़ करना यार, तुम ध्यान से देखो, टेलीस्कोप और मिरर कभी इक्वल नहीं हो सकते। इवन कर्ड मिरर्स टेलीस्कोप के बराबर नहीं आ सकता। अगर आप रिवाइज कर रहे हो, आपने पहले लेक्चर्स ले लिए हैं, आप कहीं क्लास करते हो, आपको ऑप्टिक्स कंप्लीट आपको हो चुकी है, आपको नॉलेज मिल चुकी है, लेकिन आप उसको भूल रहे हो, आप उसको रिवाइज़ करना है आपको, क्योंकि आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ा, आपको ऑप्टिक्स आ गई है। अब आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हो तो तुम खुद सोचो, क्या तुम मिरर पहले रिवाइज़ करोगे या टेलीस्कोप? मैं गारंटी से कहता हूँ 99% स्टूडेंट मिरर रिवाइज़ करेंगे, और आप कह रहे हो आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप भूल गए टेलीस्कोप एक महान टॉपिक है ऑप्टिक्स का, आपको पहले वो रिवाइज़ करना चाहिए। हमारी आदत क्या है, हम जब भी रिवाइज़ करते हैं हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्यों? जब आपने एक बार कंटेंट पढ़ लिया है, आप फर्स्ट पेज से क्यों रिवाइज़ करोगे कि अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, टेलीस्कोप। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रिज्म। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है, लेंस। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस, अपरेंट डेप्थ। लास्ट में जाके कर्व्ड मिरर्स। और लेंस में भी क्या इम्पॉर्टेंट है, पावर। इमेजेस नहीं, कहाँ बनेंगी, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। समझिए इस बात को, ठीक है? तो आई होप मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है इन कुछ मिनट्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम बहुत हेल्दी बातें करेंगे, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, यू गुड फील, आपको लगेगा कि हाँ फिज़िक्स इजी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।